जय हिंद एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है पेट्रियोटिक आईएएस में। ये आपका और हमारा आईएएस पीसीएस वाला डेली करंट अफेयर एनालिसिस है। आज हमारे पास नियर अबाउट 6 टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक फ्रंट पेज से है और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एंड ऑर्डर है कि ईडी किसी को भी सम्मन कर सकता है और किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए कर सकता है। ये हम पढ़ेंगे और इसमें हम बेसिक्स देखेंगे कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है ईडी है उसका पावर कहां से आता है, कैसे फॉर्म हुआ था और क्या बेसिस है। ओके, तो ये हो जाएगा प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से पहला टॉपिक। देन वी विल स्टडी दैट द वर्ल्ड सेंट्रल किचन क्या है। ये एक एनजीओ है और इस पे अभी अटैक हुआ है इजराइल में। इजराइल ने अटैक किया गाजा में। गजा जो है जहां पे अभी फलस्तीनियन स्टेट को लेके इशू चल रहा है, हमास एंड इजराइल में फाइट चल रहा है। यहाँ पे सेंट्रल गजा में अटैक हुआ है और वहां पे इनके 7 जो मेंबर हैं उनका डेथ हुआ है। तो इसे ये हम देखेंगे कि जो एनजीओ के वर्कर्स हैं उनको कितना रिस्क होता है। तो कहीं ना कहीं ये प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के का कहाँ पे, प्रीलिम्स का ये जो देखेंगे वर्ल्ड सेंट्रल किचन है, कहाँ अटैक हुआ है, उस सिटी का नाम देखेंगे। प्रीलिम्स में आ जाएगा। मेंस में ये देखेंगे कि एनजीओ जो जीएस पेपर 1 और 2 के अंडर में है, वहां पे ये देखते हैं कि एनजीओ के जो मेंबर्स हैं उनको रिस्क कितना झेलना पड़ता है, वो देखेंगे। गजा वार नीड ए स्मार्ट एग्जिट स्ट्रेटेजी। लाजवाब यहाँ पे अगेन है। इंडिया जो इजराइल एंड गजा में वार चल रहा है, हमास के बीच में चल रहा है, उसमें ये है कि इजराइल के पास एग्जिट का प्लान नहीं है। और सिर्फ इजराइल के ही पास नहीं, जितने भी अभी रिसेंट में वार लड़े गए हैं वहां पे एग्जिट प्लान नहीं था। प्रोलॉन्ग्ड वार हुआ है, उससे जिस देश ने ये अटैक किया था डोमिनेट करने के बाद भी उसको बहुत घाटा हुआ है। तो मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको थोड़ा सा एनालिसिस किया जाएगा। ओके, ए रिफॉर्म विंडो ऑन द जीएसटी ट्रेजेक्टरी। अभी जीएसटी का जो डेटा आया है मार्च के लिए वो दिखाया है कि काफी ज्यादा कलेक्शन हुआ है और इस कलेक्शन के बेसिस पे, इस हाई कलेक्शन के बेसिस पे फ्यूचर में क्या स्टेप लिया जा सकता है, तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको सजेशन मिल जाएगा, आपके पास पॉइंट होंगे कि फ्यूचर में अगर मेंस से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछा जाए टैक्सेशन प्रोसेस एंड जीएसटी रिफॉर्म में, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पोल कैंपेन इन इंडिया मस्ट रिफ्लेक्ट द क्लाइमेट इशू। यहाँ पे देखिएगा 2 टॉपिक है और अलग अलग पर्सपेक्टिव से है, अलग अलग जीएस पेपर से है। पोल कैंपेन इलेक्शन से रिलेटेड है, जीएस पेपर 2 का पार्ट हो गया। जीएस पेपर 2, ओके, जीएस पेपर 2 हो गया। और जो क्लाइमेटिक इशू है वो जीएस पेपर 3 से एसोसिएटेड हो गया। अब देखिएगा कैसे कनेक्ट किया है इसको और इससे। यूपीएससी का यही ट्रेंड है, मेंस में वो 2 टॉपिक को, 2 एरिया को कनेक्ट करके इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से क्वेश्चन पूछता है। और यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चन पूछा है तो उसका हम सैंपल देखेंगे और एक मॉडल आंसर प्रैक्टिस करेंगे मेंस से रिलेटेड और उसका मॉडल आंसर आपको दिया भी जाएगा। मॉडल क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और मॉडल आंसर उसका हम आपको प्रोवाइड करेंगे। लास्ट में है पीपल्स आर लूजिंग कंट्रोल ओवर द फोन। ओके, तो यहां पे है कि जो फोन स्टार्ट हुआ था उस पर कितना रिस्ट्रिक्शन था, कितना एक्सेसिबिलिटी था जो कंट्रोल कर रहे थे, अभी किस लेवल पे पहुंच गया, तो उससे रिलेटेड है। अगेन मेंस स्पेसिफिक हो जाएगा। तो ये हमारे टॉपिक है, ये हमारा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होगा। 1 बाय 1 वी विल स्टडी ईच ऑफ देम। सो लेट्स स्टार्ट विद द फ्रंट पेज। जो फ्रंट पेज का मेन न्यूज है, ईडी कैन सम्मन एनीवन फॉर एनी इंफॉर्मेशन। ये थोड़ा डायलॉग टाइप का लग रहा है। ईडी कैन सम्मन, थोड़ा सा मैं छोटा करके दिखाता हूं। ईडी कैन सम्मन एनीवन फॉर एनी इंफॉर्मेशन, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। ओके, इसके पीछे कहानी क्या है? इसमें कहानी ये है कि केस चल रहा है और केस किससे रिलेटेड है? जो ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, उन्होंने तमिलनाडु के 4 कलेक्टर्स को बोला है कि आप हमारे वहां सम्मन भेजा है कि आप हमारे वहां आइए, कुछ आपसे पूछताछ करना है, इंफॉर्मेशन लेना है। किससे रिलेटेड? आपके वहां सैंड माइनिंग हुआ है आपके डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे ब्राइबरी एंड करप्शन है, इलीगल एक्टिविटीज है, तो आइए आपसे पूछना है।
अब वहां के जो कलेक्टर हैं वो कंटिन्यू नहीं जा रहे थे ईडी के संबंध पे, वही वहां के वकील भी रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो स्टेट गवर्नमेंट था वो भी रिप्रेजेंट कर रहा था उन 4 कलेक्टर्स को कि ये क्या बात हुई, सेंटर किसी भी बात पे आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बुला रहे हैं, कोई रिलेटेड ही नहीं है, आपका मनी लॉन्ड्रिंग से एसोसिएटेड है, यहाँ पे सैंड माइनिंग से आप क्यों बुला रहे हैं। तो उन्होंने कहा करप्शन हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, करप्शन जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को भी कुछ यूज किया गया, उसके प्रोविजन है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बोला है कि हाँ किया जा सकता है और उसको सब्सटैंशिएट किया है। डिस्कशन यहाँ चल रहा था कि कपिल सिब्बल ने बोला, जब जो जस्टिस है बेला त्रिवेदी उन्होंने पूछा कि जब हमने 27 तारीख को बोला था कि आप लोग जाइए और प्रेजेंट होइए और जो भी इंफॉर्मेशन मांगा जा रहा है दीजिए, फिर आप क्यों नहीं गए, मतलब आपके नजर में रूल रेगुलेशन कुछ भी मायने नहीं रखता है, आप कॉन्स्टिट्यूशन को भी मायने नहीं रखते, ऐसे वर्ड में जस्टिस ने बोला। ओके 27 फरवरी को ऑर्डर ऑलरेडी दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन कलेक्टर लोगों को कि आप जाइए वहां पे, आप वहां पे प्रेजेंट हुई अपना इंफॉर्मेशन दीजिए। जो रिप्रेजेंट कर रहे थे कलेक्टर्स को, कपिल सिब्बल उनके एडवोकेट थे, तमिलनाडु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और भी एडवोकेट्स हैं जो कलेक्टर को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि जो सैंड माइनिंग है वो कोर्ट डिपार्टमेंट नहीं है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का अलग से इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा, उसको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, इसीलिए इंफॉर्मेशन ये सब इकट्ठा करने में टाइम लगेगा, इसीलिए 27 फरवरी को वो लोग नहीं गए थे। फिर जस्टिस बेला त्रिवेदी ने कहा कि अगर यही मामला था तो आप जाके उनसे बोल सकते थे, ईडी को बोल सकते थे। फिर कपिल सिब्बल ने कहा ये क्या बात हुआ कि आप किसी भी चीज के लिए सम्मन, ऐसा है क्या कि आप ईडी किसी को भी किसी के लिए सम्मन वो कर सकता है। जो उनका सेक्शन है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 50 के अंडर में, इन्होंने कहा कि ऐसा तो कुछ नहीं है। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने कहा ऐसा है, अगर आप सेक्शन 52 में जाएंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि अंडर द पीएमएलए ईडी इज एम्पावर्ड टू सम्मन एनीवन, एंड 53 क्लॉज के अंडर में जाएंगे तो इसके अंडर में जो ईडी है वो किसी से कोई इंफॉर्मेशन भी पूछ सकता है अगर वो ब्राइबरी एंड करप्शन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिएगा कि काफी पावर हो गया और इससे शो होता है कि जो ईडी के पास है वो पावर काफी अधिक हो गया है। अब इस जजमेंट से तो और अधिक हो गया है। अब हमें बेसिक्स जानना है कि ईडी है क्या। ये इन्वेस्टिगेशन स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ओके, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में काम करता है, ओके। तो सेकेंड थिंग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में डिफरेंट डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू के अंडर में है, ओके। रिवेन्यू जो गवर्नमेंट का है, अगर वो टाइम से नहीं मिलेगा तो वहां पे वो एक्टिवेट हो जाएगा, ओके। सो दिस इज फ्रॉम द हियो, ओके। सो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आएगा एंड डिपार्टमेंट जो है डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू, ये याद रखिएगा, प्रीलिम्स में पूछ सकता है और कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा कि वेदर इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये उसके अंडर में नहीं है। इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है, इसको भी याद रखिएगा, ओके। दो लॉ जो इसको बहुत पावर देता है जो है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, कल हम लोगों ने इसको काफी डिटेल में पढ़ा है। ये फॉर्म 1956 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है 1999, इसके अंडर में भी लॉट ऑफ पावर होता है, जैसे कि हवाला का ट्रांजैक्शन है उसके अंडर में ये किया जा सकता है। हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में, ये तो इजी है, न्यू दिल्ली में ही मैक्सिमम का है। सीबीआई का भी न्यू दिल्ली में, आप कंटिन्यू न्यूज भी देखते होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो अगेन फ्रंट पेज से ही है, पतंजलि से रिलेटेड है। पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो बाबा रामदेव हैं और इनके जो अदर को फाउंडर है बालाकृष्णन, इन दोनों लोगों से बोला कि ये क्या बात हुआ कि आप लोग मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। साथ साथ जो जुडिशरी ने बोला है कि पर्जरी प्रोसीडिंग भी आपके के खिलाफ लिया जा सकता है। पर्जरी का मतलब ये होता है कि आप कोर्ट में आके झूठ बोले। आपने बोला कि अब मैं नहीं बोलूंगा, ये प्रचार झूठ नहीं करूंगा कि हमारे पास सारे दवा है, और आप जाके वहां पे फिर बाहर यहाँ से कोर्ट से जाते ही शुरू कर देते हैं बोलना कि हमारे पास सभी दवा है। यहाँ तक इन लोगों ने जो कोविड-19 के टाइम में बोला कि मेरे पास मेडिसिन है, दवा है, दुनिया को ढोल रही थी कि अरे यहाँ पे मेडिसिन ही नहीं मिल रहा है, वैक्सीन बनवा रहे थे। इन्होंने कहा फालतू का वो सब दवा मत खाओ, हमारा खाओ और उससे सारा कोविड सही हो जाएगा। उससे कितने को इम्पैक्ट हुआ होगा। आप सोचिए कि वो लोग, कई लोग होंगे जो वैक्सीन नहीं लिए होंगे, कई लोग जो प्रिकॉशन होता होगा वो नहीं लिए होंगे। इनके चक्कर में आके इन्होंने बोला कि इनके पास जो डायबिटीज है
और आस्थमा है, उन सब का दवा है, परमानेंट दवा इनके पास है। जब पूछा गया कि बताओ कहाँ पे है दवा, प्रूफ दिखाओ, तो वो नहीं दिखाया। ओके, घूम घूम के बोल रहे थे कि एलोपैथी बेकार है, मत खाइए, हमारा खाइए, पतंजलि के पास सब सोल्यूशन है। जब कोर्ट ने बोला कि सोल्यूशन दिखाइए, क्या है सोल्यूशन, प्रूफ दिखाइए, तो कहा प्रूफ तो नहीं है। बोला कि आप क्यों बोला, तो कहा आप नहीं बोलेंगे। फिर जाके बाहर बोला ये तो है। कोर्ट ने फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो तुषार मेहता हैं उनसे बोला कि जब इतना कुछ हो रहा था तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रही थी। ओके, यहाँ पे जो तुषार मेहता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन्होंने बोला कि ऐसा तो लग रहा है कि आप दोनों में मिली भगत थी, पतंजलि को आप सपोर्ट कर रहे थे, आप बचा रहे थे, वो आपको कुछ सपोर्ट कर रहा था। तो यहाँ पे ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। ओके, फिर कोर्ट ने पूछा कि फिर आप मतलब अभी तक एफिडेविट क्यों नहीं दिया, जो कंटेम्प्ट का प्रोसीडिंग है उसके लिए। तो उन्होंने कहा हम आपके सामने आके अपोलोजाइज करना चाहते थे, माफी मांगना चाहते थे, इसीलिए बाबा रामदेव यहाँ पे आए हैं, हमारे पीछे खड़े हैं। इनके वकील ने बोला ये आके यहाँ माफी मांगेंगे। ये तो हालत है देश के। पर्सनालिटी लाइक द दीज दे डोंट हैव द ग्राउंड। मीन्स एक होता है ना कि जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटी होती है उनकी एक स्टैंडिंग होती है, इंटीग्रिटी होती है, उनका एक पीपल जो आम जनता होती है वो उनको फॉलो करती है। जब ऐसी ऐसी पर्सनालिटी होगी जो प्रोमिनेंट है तो लोगों का क्या हाल होगा। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज अगेन फ्रंट पेज पे ही है कि वर्ल्ड सेंट्रल किचन है, ये एनजीओ है, ये लोग सर्व कर रहे थे गजा में जहां पे अभी अटैक चल रहा है, भूखमरी की हालत है, वहां पे ये लोग एनजीओ के रूप में जो जो लोगों को खाने की दिक्कत होती है वो लोग प्रोवाइड करते हैं। ये लोग, इन्हीं पे अटैक हो गया। इजराइल का एक मिसाइल आके इनके गाड़ी पे लगा, इसमें 7 लोग बैठे थे, 7 लोगों का डेथ हो गया। वर्ल्ड सेंट्रल किचन, इसका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन यूएसए में है, ये आप जानिएगा। इसको स्टार्ट किसने किया था, इसका स्टार्टिंग एंड्रयूज जोस एंड्रीज ने किया था। ओके, अटैक जो हुआ है वो यहाँ पे है, ये लोकेशन है, इस जगह का नाम है डीर अल बला। डीर अल बला। ओके, तो ये याद रखिएगा, डीर अल बला कहाँ पे है, गजा में है, एकदम सेंट्रल गजा में है। यहाँ पे ये गजा है, ये सेंट्रल है, यही है गजा। ओके, गाजा स्ट्रिप इसको कहते हैं क्योंकि स्ट्रिप के जैसे है। दिस इज द ओके, सो यू शुड रिमेंबर ऑल अबाउट दिस थिंग। फिर नेक्स्ट जो न्यूज फ्रंट पेज पे ही है, जो संजय सिंह है इनको सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दिया है। इनको भी ईडी के ही अंडर में, ईडी ने ही अरेस्ट किया था, जैसे कि अभी 3 और नेता है जो आपके जिनको किया है, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को भी ईडी ने इसी केस में किया है कि वहां पे करप्शन हुआ है। जो एक्साइज पॉलिसी है, जो अल्कोहल के लिए एक्साइज पॉलिसी था, उसमें इन्होंने ब्राइब लिया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई ट्रेल आप 6 महीने से जेल में अंदर में रख के रखे हैं और अभी तक कुछ आपने सब्सटेंसिव प्रूफ ही नहीं दिया, किसी एक ने कहा है उसी की बातों को आप लेके 6 महीने से इनको जेल में रखा है, तो कोई आपके पास क्लियर कट प्रूफ है। तो ईडी ने कहा नहीं, नहीं है। फिर बोला कि तो क्या बेसिस है इनको फिर से जेल में रखने का, तो उन्होंने कहा ठीक है हम अपोज नहीं कर रहे, फिर इनको बेल दे दिया गया। दिस इज द ऑल अबाउट। कल ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि जो जो पीएमएलए है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, वो काफी स्ट्रिंजेंट है, बेल प्रोविजन मिलना बहुत मुश्किल है। नॉर्मल केस में ये माना जाता है कि जब आपके खिलाफ केस फाइल होता है तो ये माना जाता है कि जिस पर्सन के खिलाफ केस किया गया वो पर्सन इनोसेंट है जब तक कि प्रूफ ना हो जाए। लेकिन पीएमएलए है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ये माना जाता है कि केस फाइल होते ही मान लिया जाता है कि इस इंसान ने ये गुनाह किया है, क्राइम किया है, और जब तक प्रूफ नहीं कर देते कि आप इनोसेंट है तब तक आपको जेल में रखा जाता है। यहाँ पे ये बियॉन्ड यहाँ पे हो गया कि एक इनोसेंट है और तभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो फिर अब बेल देना पड़ेगा। दिस वाज द केस। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, हाउ डज ए फ्रिज कीप ए बिस्किट क्रिप्स। तो यहाँ पे बेसिक साइंस से रिलेटेड है कि फ्रिज के अंदर में आप बिस्किट रख देते हैं फिर भी वो कुरकुरा कैसे होता है, डिस्पाइट वहां इतना ठंड होती है, क्यों? जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो वहां पे काफी कम होता है, ये रीजन है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? नॉर्मल अगर आप देखें, अगर कोई एरिया है और उसमें जो वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंस है अगर वो हाई हो, ज्यादा हो वाटर ड्रॉपलेट, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी लो हो, हाई होगी। अगर मानिए कि इसमें ड्रॉपलेट है और कम है, इतने ही है, ये पूरे एरिया में इतने ड्रॉपलेट हैं, तो इसको मानते हैं कि ये कम है।
लेकिन अगर किसी एरिया में वाटर ड्रॉपलेट सेम एरिया में वाटर ड्रॉपलेट मैं देखूं, इसी एरिया में जो वाटर ड्रॉपलेट है वो काफी अधिक है, तो माना जाएगा कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा है। तो क्या डिफिनीशन हो गया रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, कि द वाटर ड्रॉपलेट दैट इज प्रेजेंट इन ए यूनिट एरिया, तो दैट विल बी द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। इसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा है, ये वाटर ड्रॉपलेट इसमें ज्यादा है, इसमें कम है। तो फ्रिज के केस में वाटर ड्रॉपलेट काफी कम हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम जो वाटर ड्रॉपलेट होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई। नॉर्मल केस में जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है, अगर बारिश नहीं हुई तो 40% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, और अगर बारिश का दिन है, रेनी सीजन है, तो 90% के करीब में रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, मतलब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। और फ्रिज में ह्यूमिडिटी नहीं होता है, क्योंकि जो वाटर ड्रॉपलेट मॉइस्चर होता है वो कंडेंस हो जाता है, तो उसमें मॉइस्चर फॉर्म में रहता ही नहीं है। दैट्स व्हाई देयर इज ए वेरी लेस ह्यूमिडिटी, और इसीलिए जो बिस्किट होता है वो आपको कुरकुरा रहता है, खाने में आपको मजा आता है, दैट इज द क्रिस्पी। अमेजन रेन फॉरेस्ट रीजन में कंटिन्यूअसली जो वाइल्ड फायर है, जो फॉरेस्ट फायर है वो काफी अधिक है, और कंटिन्यूअसली मार्च एंड जनवरी टू मार्च के महीने में हमने देखा है नियर अबाउट 30,000 से ज्यादा फायर पॉइंट पाया गया है। वेनेजुएला की ये बात है। अमेजन वेनेजुएला एंड ब्राजील दोनों में फैला हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। तो दिस इज द कंडीशन। आप क्लाइमेट चेंज का ये इंपैक्ट है, एक एग्जाम्पल का भी लिखना हो तो आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, गजावार नीड ए स्मार्ट एग्जिट स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है कि अभी जो रिसेंट पोजीशन है वो क्या है गजा में। ओके, अभी हमने देखा है कि रिसेंटली सीज फायर हुआ है। सीज फायर पहली बार पास हुआ है, इसके पहले सीज फायर रिजोल्यूशन आ रहा था, यूएस वीटो कर रहा था। अब यूएस और इजराइल दोनों पे ग्लोबल प्रेशर बढ़ते जा रहा है। नंबर ऑफ द डेथ काफी इंक्रीज हो रहा है, नियर अबाउट द 33,000 लोगों की डेथ हुई है, और इसमें से मैक्सिमम जो है चिल्ड्रेन है और वीमेन है। हॉस्पिटल पे भी बम मारा है, जैसे इनोसेंट पीपल का एक तरीके से पूरा उन्होंने ढेर बना रखा है, जो जिस तरीके से अटैक हुआ है। अब पूरा वर्ल्ड का जो है, पहले जो सपोर्ट में था इजराइल के, वो अगेंस्ट में हो गया है। अब ऐसे कंडीशन में यूएस कंटिन्यूअसली सपोर्ट कर रहा था इजराइल का, लेकिन अभी देखा गया है कि पहली बार वो एब्सटेन किया है, और इसीलिए ये रिजोल्यूशन पास हुआ है। क्योंकि रिजोल्यूशन पास करने के लिए टोटल जो सिक्योरिटी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर है, उनमें से 9 को होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए, उनका पॉजिटिव वोट होना चाहिए, और कोई भी सुपर पावर जो P5 है वो अगेंस्ट में वोट ना करे। यूएस हमेशा अगेंस्ट में वोट कर रहा था, इस बार एब्सटेन किया है, अगेंस्ट में वोट नहीं किया, मतलब वीटो अपना नहीं लगाया है। अब इसको लेके इजराइल का रिएक्शन आया। इजराइल के जो डेलीगेट से जाने वाले थे यूएस में, अपना कैंसिल कर दिए। काफी रिएक्शन आया कि यूएस जो है, इजराइल ने बोला कि यूएस अपना पॉलिसी खुद के स्टैंड को छोड़ रहा है, रिवर्स कर रहा है। अब यूएस पे जब प्रेशर बढ़ना इजराइल का, और जो ज्यूस रहते हैं यूएस में उनका, तो यूएस ने अपना स्टैंड पोजीशन चेंज कर लिया। उसने बोला कि भले हमने एब्सटेन किया है, लेकिन इजराइल पे जो ये रिजोल्यूशन है नॉन बाइंडिंग है। इजराइल जो करना चाहता है, अगर ऑपरेशन कंटिन्यू रखना चाहता है तो वो कंटिन्यू रख सकता है। ये पोजीशन है कि जो इजरायली है, तो इजरायली कंटिन्यू अपना जो बम थे वो कंटिन्यू बमबार्डमेंट करते रहे। अभी हमने देखा कि रिसेंटली जो एक हॉस्पिटल पे किया है अटैक। ओके, रिसेंटली देयर इज द अटैक ऑन ए हॉस्पिटल, ओके, सीफा हॉस्पिटल। दूसरी चीज ये है कि हमास को पहले अच्छा लगा, फिर हमास भी अपना स्टैंड थोड़ा सा चेंज किया। उसने कहा कि परमानेंट सीज फायर हमें चाहिए, और जितनी भी जो हमारे इनके लोग उनके पास हैं, इजराइल के पास हैं, कैसे भी अगर वो बंदी हैं या कोई भी है, उनको भी आप छोड़िए। ओके, तो दिस इज द पोजीशन। एंड क्विकली जो पॉजिटिव स्टेटस था कि हाँ अब सीज फायर होगा, उसमें कोई इतना चेंज नहीं आया। लेकिन एक अच्छी चीज देखने को मिला है कि इजिप्ट एंड कतार जो है वो सीज फायर के लिए कंटिन्यू एफर्ट कर रहे हैं, वो अपना काम में कंटिन्यू है। अल सीफा हॉस्पिटल इन द गजा, इस पे अटैक किया तुरंत इजराइल ने। ओके, इजराइल अब सिर्फ वहीं पे नहीं टारगेट किया, टारगेटेड द साउदर्न लेबनान। ओके, साउदर्न लेबनान यहाँ पे है। ये
इजराइल है और ये लेबनान है। ओके, लेबनान का जो कैपिटल है बेरूत है, तो प्लीज याद रखिएगा। जो सीरिया का कैपिटल है वो है दमास्कस। यहाँ पे दमास्कस है, थोड़ा सा छोटा है, यू कैन नॉट रीड इट। एंड जो जॉर्डन का कैपिटल है वो अमान है। ओके, और यहाँ पे जॉर्डन रिवर फ्लो करती है, ये आप याद रखिएगा। ओके, तो हमने देखा है कि कंटिन्यूअसली डैमेज एंड लॉस कंटिन्यू है, कोई ऐसा तो इम्पैक्ट आया नहीं है। कंटिन्यूस जो डेथ टोल है वो काफी अधिक है। एक और चीज जो कंटिन्यूअस देखने को मिल रहा है, जो हौती अटैक है रेड सी में। रेड सी, ये है रेड सी, हौतीज यहाँ पे है, ये यमन है, यहीं पे है हौतीज, और ये जो चोक पॉइंट है यहीं पे अटैक कर रहे हैं। यहाँ पे सिप आता है, और किसके सिप पे अटैक कर रहे हैं? जो यूके का सिप है, यूएस का सिप है, और इजराइल का सिप है। मान लीजिए मैक्सिमम जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके सिप पे अटैक हो रहे हैं। ओके, अब वॉर ऑब्जेक्टिव देखिए डिफरेंट कंट्रीज का। वॉर ऑब्जेक्टिव इजराइल का क्या था? इजराइल ने कहा था कि पूरा गजा को फ्लैट कर देंगे, फ्लैट एंड गजा। कर भी दिया, डिस्ट्रॉय किया है, बड़े रूप में डिस्ट्रॉय ही करना चाहता था। ऐसे जैसे होता है कि डिस्ट्रॉय इस तरीके से हो जैसे कि उसके ऊपर वो जो रोलर मशीन होती है ना, वो चला के एकदम फ्लैट किया जाए। गजा का वही हालत है। गाजा में अगर इनहैबिटेशन बसाने की कोशिश किया जाए, लोगों को बसाने की कोशिश किया तो कई साल लग जाएगा। नियर अबाउट 20% ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द गजा दैट हैज बीन डिस्ट्रॉयड, ये हालत है। दूसरा जो एम था इजराइल का, वो था कि हमास को मिटा देना, एलिमिनेट करना। 20% ऑफ द हमास दैट हैज बीन एलिमिनेटेड। लेकिन ये देखा जाए कि अभी हमास का ऑपरेशनल स्टेटस स्ट्रांग है, तो इसमें फेल हो गया है इजराइल। अभी भी जो जितने बड़े लीडर हैं हमास के, वो आउट ऑफ कैच हैं, इनके हाथ से बाहर है। इजराइल ने अभी कुछ नहीं कर पाया, इसमें भी फेल हुआ। और जो थर्ड थिंग था इनका, ये चाहते थे कि जितने भी हॉस्टेज हैं उनको हम छुड़ा लेंगे। अभी तक तो छुड़ा नहीं पाए हैं, और कई जो हॉस्टेज हैं उनका डेथ भी हुआ है, जो अटैक हो रहा था उसी बीच। तो ये देखा गया है कि हम जो इजराइल का पर्सपेक्टिव था, जो इजराइल का एम था, गोल था, वो कहीं ना कहीं उतने तरीके से अचीव नहीं हुआ है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जो उनके सबसे बड़े लीडर है हमास के, यहवा सिनवार, वो अभी तक इनके हाथ से बाहर है। ओके, तो मैक्सिमम ये ऐसे देखा जाए कि फेल्योर है इजराइल का, डिस्पाइट सो मच अटैक। और इंटरनेशनल एरिना में देखिए, जो इजराइल के खिलाफ जो एक क्या बोलते हैं कि एक तरीके से पर्सपेक्टिव बना है कि नहीं? क्योंकि देखते हैं कि कंटिन्यूअसली जो कंट्री सपोर्ट में भी थे वो भी अगेंस्ट में खड़ा हो गया। और सबसे बड़ा एग्जांपल तो यूएस ही है। यूएस एकदम आंख मूंद के खड़ा रहता था, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि यूएस भी क्रिटिसाइज कर रहा है। हमास का ऑब्जेक्टिव क्या था? हमास का ऑब्जेक्टिव ये था कि जो अभी तक फोकस जो पैलेस्टीनियन स्टेट था उससे दूर जा रहा था, वापस सेंटर में पैलेस्टीनियन स्टेट को ला दिया जाए। ये हमास का मेन गोल था, वो सक्सेस हो गया है। हम देखते हैं कि जब 7 अक्टूबर के पहले की सिनेरियो, वहां पैलेस्टीनियन एक जो इश्यू था वो गायब सा हो रहा था। हम देख रहे थे जो कंटिन्यूअसली एग्रीमेंट डील हो रहा था, इजराइल, सऊदी अरेबिया, ईरान, ये सब आपस में डील कर रहे थे। जो अरब वर्ल्ड थे वो सोच रहे थे कि अब पैलेस्टीनियन इश्यू के बिना भी हम अपना रिलेशनशिप आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन इस अटैक के बाद पैलेस्टीनियन इश्यू सेंट्रल पॉइंट पे आ गया है। ओके, तो कहीं ना कहीं हमास उसमें सक्सेसफुल हुआ है। हमास ये दिखाना चाहता था कि जो इजराइल की मिलिट्री ऐसा नहीं है कि ये कुछ भी कर ले, अगर इसके खिलाफ रेजिस्टेंस किया जाए तो इसकी भी हालत खराब की जा सकती है। वो हमास ने प्रूव किया है। ओके, हमास के जितने भी दोनों गोल थे उसमें हमास को सक्सेस मिला है। ये यहाँ पे इस लाइन में कहा गया है कि कोई भी वॉर बैटल स्टार्ट करना बहुत इजी होता है, उसको एग्जिट करना एक सिस्टमेटिक मैनर में वो बड़ा कठिन होता है। और ये कठिनाई हम हर जो अभी वॉर हुआ है, जैसे कि यूएस ने अफगानिस्तान पे अटैक किया, इराक पे अटैक किया, कंटिन्यूअसली हमने देखा कि यूएस वहां जाके फंस गया। जो वॉर था, जो बैटल था, काफी लंबा गया, 10 साल से भी ज्यादा गया। अभी हम देख रहे हैं रिसेंटली रसिया अटैक किया है यूक्रेन पे, 2 साल हो गए कंटिन्यूअस वॉर में है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 1 महीने 2 महीने में खत्म हो जाएगा, रसिया काफी सुपर पावर था, लेकिन हो नहीं पाया।
एग्जिट प्लान अगर क्लियर कट नहीं है तो बाहर निकलना काफी मुश्किल हो जाता है, आप फंस जाते हैं और कंटिन्यूअसली आप जो सामने वाला है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, सामने वाला आपको डिस्ट्रॉय करता है। ओवरऑल वर्ल्ड को इससे काफी घाटा होता है। यहाँ पे बोला गया कि इम्पैक्ट ऑन द इजराइल, जो इजराइल का इम्पैक्ट है, पहली बात इजराइल की खुद की इकोनॉमी 20% डिस्ट्रॉय हो गई है। कहीं ना कहीं ग्लोबल स्टेज पे कहीं ना कहीं वीक पड़ा इजराइल। इजराइल जो ग्रोथ कर रहा था इतने तेजी से, हमने देखा है कि जो इजराइल चाहता था कि इनकी लीडरशिप खत्म हो जाए, हमास मिट जाए, कुछ नहीं हुआ ऐसा। ओके, जो वहां के प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, उनको न केवल बाहर से ही रेजिस्टेंस मिला है, डोमेस्टिकली उनके खिलाफ काफी अपोजिशन हो रहा है, वहां की जनता विरोध में है, हालत खराब है इनका। ओके, तो कहीं ना कहीं सोल्यूशन क्या होना चाहिए? ओके, पहला सोल्यूशन ये होना चाहिए कि इजराइल जो भी है वो सीज फायर पे आए, एक वहां पे बफर जोन बनाए जैसा कि वो बनाना चाहता था गजा में, और वहां पे ऐसा बफर जोन हो कि जो जैसे 7 अक्टूबर का अटैक था वो ऐसे अटैक को प्रिवेंट किया जा सके, ये चाहिए। दूसरी चीज ये चाहिए कि कहीं ना कहीं अगर परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो 2 स्टेट का सोल्यूशन लाना पड़ेगा, पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। आप सोवर्निटी कम दें अधिक दें ये मायने नहीं रखता है, लेकिन सोवर्निटी आप नहीं देने के बाद भी, कॉम्प्रोमाइज करने के बाद भी एक स्टेट का रिकॉग्निशन देना पड़ेगा, तभी इसका परमानेंट सोल्यूशन है। तो ये सब इस आर्टिकल में जो मेन पॉइंट है वो यही है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम लोग कवर करेंगे, रिफॉर्म विंडो, बॉयंट जीएसटी रेवेन्यू क्रिएट ए चांस ऑफ प्रायोरिटाइज इट्स ओवरऑल। तो यहाँ पे बात हो रही है, जो अभी हमने देखा है जीएसटी कलेक्शन जो मार्च का आया है वो काफी हाई है, और अभी तक का जब से जीएसटी लगा है तब से अभी तक का ये सेकंड सबसे हाईएस्ट कलेक्शन है। जो सबसे हाईएस्ट कलेक्शन हुआ था वो 2023 में अप्रैल में हुआ था, पिछली साल के अप्रैल में सबसे हाईएस्ट हुआ था। ओके, तो हम देख रहे हैं कि अभी तक जो जीएसटी कलेक्शन है वो 97% अचीव कर लिए हम लोग, अभी अप्रैल का महीना बाकी है। जो हमने टारगेट बनाया था कि एक साल में हम 100 रुपए करेंगे, बाय द मार्च एंड हमने उसमें 97 रुपए इकट्ठा कर लिया है। तो कहीं ना कहीं चांसेस ज्यादा है। इस हिसाब से ऐसा लग रहा था कि 8-9, जो 100 में अगर देखा जाए तो 8-9 का हर मंथली इंक्रीज था, एडिशन था। अब 97 हो गया, तो 8-9 भी हो तो 100 से ज्यादा होगा। जो टारगेट हमारा था 100 को क्रॉस करेंगे, जो पिछली बार का टारगेट था, जो रिवाइज टारगेट था, ज्यादा हो गया। तो कहीं ना कहीं देखते हैं कि टोटल जो हमने टारगेट किया था 20 लाख करोड़ के आसपास, 20,30,000 के आसपास था, उसमें से हमने ऑलरेडी 20,18,000 कर लिया। और जो इस महीने का टारगेट है 1,78,000 करोड़ है, जो एवरेज है उससे ये 10,000 करोड़ ज्यादा है। एवरेज जो है वो 1.6 लाख करोड़ है। ओके, तो कहीं ना कहीं कंटिन्यूअसली इंक्रीज हमने देखा है। और क्यों इंक्रीज हुआ है? पहला इंक्रीज इसलिए हुआ कि पहले का जो डिमांड था इस महीने में पूरा हुआ है। दूसरा चीज ये है कि जो टैक्स इवेजन था उसको हमने रोक दिया है। जैसे फेक तरीके से अपना इनवॉइस बनवा के या फेक तरीके से अपना रेट कम करवा के जीएसटी कम करवा लेते थे लोग, उस पे जो गवर्नमेंट है उसने कंटिन्यूअसली अपना नजर रखा है, उसको रिफॉर्म किया है कि लोग इसमें ज्यादा इधर उधर धोखाधड़ी नहीं कर पाए। तो ये रीजन रहा है। ओके, अब रिड्यूस, पहली बात यह है कि थोड़ा सा हमने देखा है कि जो जीएसटी का है उसके अंडर में जो गुड्स इंपोर्टेड थे उसमें भी कमी आई है, और इट इज इसका मेन रीजन है रिड्यूस डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग। रिड्यूस डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग क्या होता है? डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग ये होता है कि एक होता है कि आपके नीड की चीज है उसको कहते हैं, वो होता है कि नेसेसरी स्पेंडिंग। ओके, वो फिक्स स्पेंडिंग होता है। लेकिन ये डिस्क्रेशनरी ये होता है जैसे कि आप शौक के लिए करते हैं। जैसे कि आपको पेन चाहिए और पेन वो आप किसी बड़े ब्रांड का मंगाए। नॉर्मल नीड क्या है कि 10 रुपए का 20 रुपए का पेन लाए, आपका यूज है, लेकिन आप जाके 2,000 का पेन खरीद के ला रहे हैं, मतलब आपके नीड से बियॉन्ड है। जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग था वो कम हुआ है, इसीलिए इंपोर्ट कम हुआ है। ओके, अब हम देखते हैं कि इसका फायदा होना चाहिए। जो जीएसटी है कलेक्शन ऑलरेडी ज्यादा हो गया है, तो हम देख रहे हैं कि जो ऑलरेडी सेस है, सेस क्या होता है? टैक्स ऑन द टैक्स होता है। ओके, सेस इज द टैक्स ऑन द टैक्स, एंड
सरचार्ज एक होता है, वो भी टैक्स ऑन द टैक्स होता है। जैसे टैक्स आपने जीएसटी लगाया 18% और उस 18% पे 100 में 18 रुपए आपने लगाया कि आपने सेस लिया, ओके, टैक्स लिया, जीएसटी 18 रुपए टैक्स लिया। फिर इस 18 रुपए पे आपने कहा कि 10% मैं सेस लूंगा, तो 18 रुपए का 10% 1 रुपया 80 पैसा जो हुआ वो आपका सेस हुआ, ओके। और उसके बाद सरचार्ज होता है, सरचार्ज भी टैक्स ऑन टैक्स होता है, लेकिन ये डिफाइंड होता है किस पर्पज के लिए लिया जा रहा है, सेस डिफाइंड नहीं होता है, ओके। यहाँ पे देखिएगा कि कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि अगर ये जो सेस है, अगर जीएसटी ऑलरेडी हाई हो गया तो हम सेस हटा सकते हैं, जो हमने पेंडेमिक के टाइम पे रीपेमेंट के लिए दिया था, जो हमने बोरोइंग की थी, ओके। और हमने ये भी देखा है कि कहीं ना कहीं जो डिफरेंट जो टैक्स स्लैब है कि 12%, 18%, 28% कई है, 4-5 है, कहीं ना कहीं हम इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं। जो नंबर ऑफ, क्योंकि कंफ्यूजन ज्यादा होता है, आप कह रहे थे कि कंफ्यूजन कम करेंगे, नंबर ऑफ द टैक्सेज अगर ज्यादा हो तो कंफ्यूजन ज्यादा होता है। उसके बाद जो इसेंशियल चीज है, कुछ चीजें काफी इसेंशियल है, उनको भी 18% टैक्स के अंडर में रखा गया, उसको हम लोग कम करके नीचे के स्लैब में ला सकते हैं, तो ये हमारा रिफॉर्म हो सकता है। फिर हमें रिफॉर्म में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हार्मफुल गुड्स है, जैसे कि तंबाकू हो गया, अल्कोहल हो गया, ऐसे एरिया में, वैसे अल्कोहल को अभी नहीं रखा है, तो कहीं ना कहीं ऐसे एरिया में जो जीएसटी है उसका स्लैब इंक्रीज कर सकते हैं या उसको ब्रिंग करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, जीएसटी में इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि ये हार्मफुल होते हैं, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, अगेन ये जो इजराइल एंड गजा में वार चल रहा है, गाजा स्ट्रिप में, कंटिन्यूसली उसी पे है यूएस का जो, और यूएस के जो प्रेसिडेंट है उनका जो स्टैंड है उस पर डिस्कशन हुआ है कि कहीं ना कहीं कंटिन्यूस सपोर्ट है, ये लेजिबिलिटी है वो खराब कर रहा है, जो यूएस की लेजिबिलिटी है, जो लेजिटिमेसी है इंटरनेशनल एरेना में, कंटिन्यूसली देखा गया है कि सपोर्ट में है। कभी कभी थोड़ा सा अभी रिसेंटली देखा गया कि अगेंस्ट में थोड़ा सा गए हैं तभी एब्सटेन किए, लेकिन एक तरीके से देखा गया है कि आंख मूंद के ये सपोर्ट कर रहे थे, यहाँ तक कि क्यों नहीं करेंगे, फायदा भी था। सबसे बड़ा फायदा ये था कि जो इनको अपना मिलिट्री इक्विपमेंट एंड वेपन सेल करने का मिल रहा है, और कंटिन्यूसली अप्रूवल आया है, जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन है कंटिन्यूस अप्रूव किया है जो मिलिट्री सेल्स है। वॉर का यही है ना, अब फायदा हो रहा है, भले किसी की जान लेके ही फायदा हो रहा है, तो ये तो यूएस का एक एग्जांपल देख सकते हैं कि आप जो मोरालिटी है, जो एथिक्स है इंटरनेशनल रिलेशन में, आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं कि कैसे कॉम्प्रोमाइज होता है एथिक्स एंड मोरालिटी इंटरनेशनल एरिया में, ओके। सो प्लीज रिमेंबर ऑल दिस थिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे बात हो रही है कि पोल कैंपेन्स इन द इंडिया मस्ट रिफ्लेक्ट द क्लाइमेट इशू। तो यहाँ देखिएगा कि दो चीजों को एक साथ कनेक्ट करने की कोशिश किया जा रहा है। एक बोला जा रहा है कि जो पोल कैंपेन है एंड जो क्लाइमेट इशू है इसको लिंक किया जाए, और लिंक किया जाए, यूपीएससी का क्वेश्चन भी ऐसे बनता है कि दे विल लिंक वन डिसिप्लिन विद द अदर डिसिप्लिन, इसको कहते हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पोल कैंपेन है और क्लाइमेट इशू है, और ये किस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है, अभी रिसेंटली जो WMO है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका रिपोर्ट आया है, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट। तो ये प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा कि स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, WMO रिलीज करता है। क्वेश्चन आ सकता है, वो पूछ सकते हैं कि UNEP करता है या IUCN करता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं प्रीलिम्स में, ओके। तो प्लीज रिमेंबर रखिएगा इसको। हम देखते हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच यूपीएससी का फेवरेट है। 2015 में एक मेंस का क्वेश्चन आया था, हाउ कैन रोल ऑफ एनजीओज कैन स्ट्रेंथन इन इंडिया फॉर द डेवलपमेंट वर्क्स रिलेटिंग टू द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। एनजीओ को रिलेट किया इन्वायरमेंट से, एनजीओ जीएस पेपर 2 का पार्ट है, और जो इन्वायरमेंट है जीएस पेपर 3 का पार्ट है। इसको पूछा था कि हाउ द एनजीओज, तो ये जीएस पेपर 2 में पूछा था। डिस्कस थ्रोइंग द लाइट ऑन द मेजर कॉन्स्ट्रेंट, ओके। तो ऐसे ही इस पे भी हम एक क्वेश्चन बना के उसको आंसर लिखेंगे, उसका देखेंगे कि उसका अप्रोच क्या है, ओके। तो जो ये कॉन्टेक्स्ट है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट है, वो कॉन्टेक्स्ट है, और उसमें बोला गया है कि जो 2023 है वो हॉटेस्ट ईयर अभी तक का है, रिकॉर्ड बनाया है, और ऐसा माना जा रहा है कि ये रिकॉर्ड जो हॉटेस्ट होने का है वो 2024 में भी बनने वाला है, 2025 में भी, 2026 में भी। तो हर साल हम एक हाईएस्ट लेवल पे जा रहे हैं, अच्छे के लिए नहीं, खराब चीज के लिए। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो दैट इज नॉट गुड फॉर द ग्लोब,
ये ग्लोबल स्टेज पे सी राइजिंग होगा, हीट वेव आएंगे, साइक्लोन आएगा, सब कुछ आएगा और लोगों को दिक्कतें बढ़ेंगी, ये दिक्कत है। तो यहाँ पे हमने देखा गया कि 2023 हॉटेस्ट ईयर ऑन द रिकॉर्ड ग्लोबली है, याद रखिएगा प्रीलिम्स में पूछा जाएगा। एवरेज टेम्परेचर जो अभी है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.45 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा है। जो हम होप कर रहे थे, कि हम आशा कर रहे थे कि इस सदी के एंड तक, जो 2001 से लेके 2099, जब 2100 आएगा, उस समय हम जो प्री इंडस्ट्रियल टेम्परेचर था 13 डिग्री के आसपास, उससे 1.5 डिग्री ज्यादा पड़ जाएंगे, मतलब 14.5-15 तक जाएंगे, मैक्सिमम यही एम था। लेकिन वो बात छोड़िए, हम अभी 1.45 पे आ गए हैं। इसका मतलब ये कि मानिए आपने एक जो सामने आपने टारगेट बनाया, आपने मैच खेला और आपने स्कोर बनाया 200 या 150 आपने बनाया। 150 आपका टारगेट था कि 100 ओवर में बनेगा, 100 ओवर का मैच था। जो अपोजिशन टीम है वो 24 ओवर में ही 145 रन बना लिया। क्या हालत है, बुरी तरीके से मैच हार रहे हैं। जो हमने एम बनाया था कि जो 1.5 डिग्री हम पहुंचेंगे, वो 2100 में पहुंचेंगे 100 साल बाद। ओके, वो 2024 में 24 साल बाद ही पहुंच गए। अभी तो काफी लंबा है ना, तो आप समझ लीजिए कि कितना ज्यादा डिग्री टेम्परेचर जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में WMO ने कहा कि काफी इंपॉर्टेंट, काफी मतलब एक वॉर फुटिंग पे डिसीजन लेना पड़ेगा। इतना ग्रेव सिचुएशन एक वक्त पे आएगा और इसका जो इम्पैक्ट है वो कंटिन्यूअसली हमने देखा है कि ओशन टेम्परेचर बढ़ रहा है, और अगर ओशन टेम्परेचर बढ़ेगा तो सी लेवल राइज करेगा। अरे जब आप पानी गर्म करेंगे तो कंटिन्यूअसली सी लेवल राइज होगा। पानी गर्म छोड़िए, जब जब ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग होगा तो जो ग्लेशियर है वो पिघलेगा। ग्लेशियर पिघलेगा तो वो रिट्रीट करेगा, कम होगा, उसका पानी आएगा समंदर में, फिर राइज करेगा। अंटार्कटिका का जो आइस कवर है वो घटेगा, क्योंकि गर्मी बढ़ेगी तो बर्फ घटेगा ना। आप फ्रीजर से निकाल के आप बाहर रखिए ना, भी सब के सब पिघल जाएगा। यही कंडीशन है। अंटार्कटिका का जो वो था, टेम्परेचर बढ़ने के कारण वो भी पिघल रहा है। इन सब का इम्पैक्ट जो नॉर्मल हमारा सोशियो इकोनॉमिक लाइफ है उस पर बढ़ेगा। एग्रीकल्चर करना मुश्किल हो जाएगा। ऑलरेडी ड्रॉट आ रहा है, पानी की कमी है, सूखा बढ़ेगी तो एग्रीकल्चर करना मुश्किल है। और एक काफी लंबा हमारा जो बड़ा पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। हीट वेदर जो है, जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है, हीट वेव हो गया, हैवी रेनफॉल हो गया, हैवी जो स्ट्रॉन्ग साइक्लोन्स हैं, ये सब कंटिन्यूअसली बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं डिजास्टर बढ़ेगा, लोगों की दिक्कतें बढ़ेगी, इकोनॉमी की स्टेटस घटेगा, उनकी दुख दर्द बढ़ते जाएंगे। ये हाल है। तो वही कहा जा रहा है कि कोविड-19 के समय में जिस तरीके से हमने रिएक्शन दिखाया था कि पूरा जो होता है कि हमने स्टॉप कर दिया सब कुछ, जैसे कि हमने जितने भी लॉकडाउन लगा दिया, ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दिए, उस लेवल का हमें जाके एक्शन लेना पड़ेगा ताकि हम इसको सॉल्व कर पाए। ओके, सो दिस इज फ्रॉम द दिस न्यूज टिल हियो। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो प्रोग्रेस एंड मिटिगेटरी स्टेप्स हैं वो हमने क्या क्या लिए हैं। प्रोग्रेस कैसे हुआ, जैसे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, न्यू टेक्नोलॉजी आई, तो इंसान का लाइफ तो आसान हुआ है। आप मानिए या ना मानिए, लाइफ आसान हो गया। फैन आ गया, फ्रिज आ गया, एसी आ गया, रेफ्रिजरेटर्स आ गए, मशीन्स आ गए, जो हम अपने हाथ से, घोड़ों से, बैलों से जो हम खेती करते थे, उनके जो हम वो हार्वेस्टिंग करते थे, वो हम मशीन से कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लाइफ इजी हो गया। घर ही में पानी हो गया, घर ही में वॉशरूम हो गया, सब कुछ घर में हो गया, चीजें आसान हो गई। लेकिन दिक्कत ये है कि कहीं ना कहीं ये एक कॉस्ट पे हुआ। जब क्या कॉस्ट था, जो हमने नेचुरल रिसोर्स था उसको खूब एक्सप्लॉयट किया। इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना था, कोल निकालने के लिए जंगल काट दिए, क्रूड ऑयल का इतना यूज किया कि एमिशंस बढ़ गए, जो गैस है, जहरीली गैस है, और जो ग्लोबल वार्मिंग वाली गैस है वो बढ़ गई। ओके, डिपेंडेंसी ऑन द फॉसिल फ्यूल इंक्रीज हुआ। तो हमने इस सब को हटाने के लिए, इस सब को टैकल करने के लिए पेरिस एग्रीमेंट को अभी हमने रिसेंटली साइन किया है, और पेरिस एग्रीमेंट इन्फोर्समेंट हुआ है
4 नवंबर 2016 को। तो ये स्टेट पीसीएस और जितने भी एग्जामिनेशन है जैसे बैंक के या अदर एग्जामिनेशन, उसके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया। उसमें हमने डिसाइड किया था कि ओवरऑल हम जो प्री इंडस्ट्रियल टाइम था उससे 2 डिग्री कम कर लेंगे। कोशिश ये होगी कि 1.5 डिग्री पर ही रोक लें। जैसे आप कहते हैं ना कि आपका स्कोर हो 300 तक बनाने का सोचें, लेकिन आप सोच रहे हैं कि 300 अगर नहीं बनता है, अगर 150 बनाने की सोचते हैं, लेकिन कोशिश किया जाएगा कि 300 का स्कोर बनेगा। ओके, सो दिस इज फ्रॉम हियर। इंडिया ने भी काफी अपना स्ट्रेटजी बनाया है, जैसे कि हमने अपना फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी था उसको कम किया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर ज्यादा फोकस करें, और हमने नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज बनाया है। नेशनल एक्शन प्लान ऑन द क्लाइमेट चेंज, नेशनल सोलर मिशन, ये सब बना के रखे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं WMO का ये मानना है कि ये जितने भी प्लान है उतने इफेक्टिव नहीं है जितना कि इफेक्टिव होना चाहिए इसको रोकने के लिए। अब ये बात आ रही है कि इलेक्शन कैंपेन चल रहा है, इसी समय रिपोर्ट आया, तो बढ़िया है दोनों को ऑन साइड करके एक साथ आया। अब मुद्दा बनना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज एंड जो एक्शंस हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन है और नेशनल लेवल पे ही प्लान बन रहा है मैक्सिमम। तो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हमारे इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट के लिए क्या बातें कर रहे होनी चाहिए वो पॉलिसी बना रहे हैं। वो लोगों से आके बताएं, वो लोगों से बताएं, लोगों को अवेयर करें, लोग वापस क्वेश्चन पूछें। तभी 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। 2 वे एक तरीके से क्वेश्चन एंड अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए कि लोग पूछे कि आपने क्या किया। फिर पॉलिटिशियन और रिप्रेजेंटेटिव का काम है कि ये बताएं कि हमारा एजेंडा ये है, क्लाइमेट चेंज पे हम ये एक्शन ले रहे हैं, इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। फिर जो आम जनता है वो उनसे वापस कहे कि पूछे, अकाउंटेबिलिटी ले, क्या 1 साल बीत गया आपने नहीं किया, पिछली बार ये बोला था नहीं किया। आप किसी भी रैली में ऐसा मुद्दा देख रहे हैं, मुद्दा कुछ और ही चल रहा है कि कच्चा थी को क्यों दे दिया। ठीक है, मुद्दा ये चल रहा है कि क्या मतलब हम कैसे कहाँ पे रिलीजियस चीजों को चेंज करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। जो मेन मुद्दा है वो नहीं चल रहा है। जॉब, महंगाई, जो क्लाइमेट एक्शंस है, ये सब चीजें न आम जनता पूछ रही है और न ही जो उनके रिप्रेजेंटेटिव है, लीडर है, वो लाना चाहते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं अगर क्लाइमेटिक इशू को बनाया जाए मेन पॉइंट, तो कहीं ना कहीं इसका सोल्यूशन मिलेगा और चीजें एक दूसरे से अगर कनेक्ट होंगी तो एक्टिव सिटीजनरी भी देखा जाएगा, बेटर पॉलिटिशियन लीडरशिप भी देखा जाएगा, तो बेटर पॉलिसी बनेगा एंड बढ़िया इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो कुछ नहीं तो 2 डिग्री तो नहीं, 2 के थोड़ा आसपास चले जाएंगे। नहीं तो कंडीशन तो ये लग रहा है कि वो 3-4 डिग्री तक चला जाए जिस तरीके से बढ़ रहा है, और हालत खराब हो जाएगी। जो सी लेवल राइज होगा, जो ग्लेशियर होगा, पता नहीं कहां से फिर फ्रेश वाटर हम लाएंगे। ओके, सो दिस इज द कंडीशन। एक क्वेश्चन है उस पर लिखते हैं, with the state of global climate report coinciding with the election season, analyze the role of political parties and active citizenry in the raising public awareness about the climate change and promoting climate justice in India। यहाँ पे climate justice की बात हो रही है। ओके, तो इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे? यहाँ इंट्रोडक्शन के लिए ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट ऑलरेडी दिया गया है, तो इसके जो मेन पॉइंट है, क्या हमारा स्टेटस है, 2023 में सबसे हॉटेस्ट क्या है, अभी हम 1.45 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑलरेडी पहुंच गए, ये सब आप इंट्रोड्यूस कीजिए। उसके बाद लाइए कि अभी तक जो हमने पेरिस एग्रीमेंट को लाया उसमें क्या था, कहाँ पे पहुंचे। फिर आप लाइए कि पॉलिटिकल कैंपेन में इसका कैसे यूज करें। तो पॉलिटिकल पार्टी अवेयरनेस बढ़ाए, वो पॉलिसी में अपना एजेंडा बनाए, मैनिफेस्टो में लाए। फिर जो एक्टिव सिटीजनरी है वो क्वेश्चन पूछे कि पहले क्या किया, अभी पॉलिसी क्या है, क्या एजेंडा आप बना रहे हैं, कैसे अचीव करेंगे, क्या रिसोर्स होगा, उस सब पे अगर बातें की जाए और लास्ट में एक फ्यूचरिस्टिक नोट के द्वारा इसको कंक्लूड कर दिया जाए, तो ये काफी अच्छा आंसर होगा। This is all about from this news article. This is a possible question that could be framed and possible answer approach. हम लोग इसका मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड करेंगे, तो ये आप लिख के कोशिश कीजिए, देखते हैं आप मैच कराइएगा कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम लोग कवर करेंगे वो है पीपल्स आर लूजिंग कंट्रोल ओवर द फोन। कंट्रोल ओवर द फोन, फोन ही नहीं है, जितने भी डिवाइस हैं उस पर जो हमारा कंट्रोल है वो कम ही हो रहा है।
तो राइटर है वो स्टार्ट कर रहे हैं कि जो इंटरनेट आया, जब हम कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का स्टार्ट किए, तो उस समय रिस्ट्रिक्शन उतना ज़्यादा नहीं था। मेन जो मैनेजमेंट हो रहा था वो आईपी एड्रेस का होता था एंड डोमेन नेम का होता था। आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस जैसे कि आप देखेंगे कि आप जब वेब पे काम करते हैं तो करोड़ों कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फोन इंटरनेट से जुड़े रहते हैं। किस मोबाइल का क्या एड्रेस है, एक आइडेंटिटी होनी चाहिए ना। जैसे मेरा कोई आइडेंटिटी पूछे तो मेरा पूरा एड्रेस होगा, माय नेम इज दिस, मैं आई लिव हियर, दिस इज माय एड्रेस होता है ना। जैसे कि मैं दूं तो मैं मेरा नाम लिखूंगा, फिर किस मोहल्ले में रहता हूँ, मकान नंबर क्या है, और एक पिन कोड दूंगा, तो एक यूनिक हो जाएगा, वो केवल मेरा होगा, वैसा कोई दूसरा नहीं होगा। अगर कोई कुछ भेजेगा पार्सल या कुछ भी डिलीवरी करना होगा तो वो उस एड्रेस पे यूनिक तरीके से आएगा। पोस्ट जो हमारा जो डिलीवरी बॉय है या जितने भी एजेंट है वो एक आदमी के घर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक एड्रेस का 4 जगह हो जाए। सेम आईपी एड्रेस होता है और ये नंबर्स में होता है, 1859980 ऐसे कुछ होगा। तो नंबर्स याद करना मुश्किल होता है ना जैसे, लेकिन अगर वो उस चीज को लिख के बता दिया जाए कि www.amit.com तो वो इजी हो जाएगा। तो जो अगर लिखा हुआ होता है इजी फॉर्म में होता है वो डोमेन नेम होता है, और ये .com और .org और .net ये सब जुड़ा रहता है। .com का मतलब होता है कि कॉमर्शियल है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी है, नेट का मतलब नेटवर्क है। तो ये सब आप याद रखिएगा, ये सब बेसिक्स है, प्रीलिम से पूछा जा सकता है। हमने स्टार्ट किया ईमेल, वेबसाइट, चैट, इमोज्ड, और काफी तेजी से ग्रोथ किया। हमें इंफॉर्मेशन शेयरिंग इजी हो गया, किसी को हमें कुछ बोलना है, कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना है, फटाफट कर देते थे। पिक्चर भी शेयर कर रहे थे, वीडियो भी कर रहे थे, कहीं ना कहीं कंटेंट भी हम शेयर कर रहे थे, साथ साथ ई कॉमर्स भी कर रहे थे। धीरे धीरे हमने कई एरिया में देखा, लेकिन हमने देखा कि धीरे धीरे जब हम इसका यूज करना स्टार्ट किए तो जो बिजनेसेस थे वो अपना क्लच स्टार्ट कर दिए बढ़ाना, कंट्रोल। ओके, स्टार्ट हुआ कि याहू ने पहले वेब डायरेक्टरी बनाया जितने भी वेबसाइट है और उनको टॉपिक वाइज में दिया। फिर गूगल उससे एक कदम आया, उसने सर्च इंजन लाया और क्विकली वो जितने भी वेब पेज किसी क्वायरी से रिलेटेड थे उसको ला देता था, अभी भी ला देता है, यही मॉडल है। लेकिन धीरे धीरे हमने एप्लीकेशन फॉर्म में लाया। अब आप ऐप डाउनलोड करते हैं, ऐप का क्या फायदा होता है? ऐप में ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, ज्यादा इमर्सिव होता है, आप उसको ज्यादा फील कर पाते हैं। ऐसे नॉर्मल वेबसाइट पे देखिएगा तो एक मोनोटोनस लगेगा, लेकिन वही आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर दीजिए तो काफी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन उसी से रिलेटेड आएगा। लेकिन दिक्कत है कि जितनी भी एप्स कंपनी है, जितनी भी बिजनेसेस है जो ऐप बना रही हैं और उस पर अपना बिजनेस कर रही हैं, वो आपके लोकेशन, आपके कैमरा, आपका माइक, सबका एक्सेसिबिलिटी ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं रिस्क है। रिस्क को दूर करने के लिए लाया गया था जिसका नाम था सैंड बॉक्स। गूगल ने लेके आया, लेकिन ये ज्यादा चला नहीं। इसको नेटिव क्लाइंट इन 2019 लेके आया। फिर यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट जो लेटेस्ट आया, उन्होंने कहा कि सेफ लैंग्वेज है, ये बचा लेगा आपके जितने भी रिस्क हैं। ओके, फिर इसके बाद हमने देखा कि जो जब ऐप इंस्टॉलेशन आ गया तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हुई। ऐप से लोगों को मजा आ रहा था, लोगों को मजा आ रहा था क्योंकि ज्यादा इमर्सिव था, वहां पे ज्यादा इंटरेस्टिंग था। बिजनेस को मजा आ रहा था क्योंकि एक्सेसिबिलिटी पा रहे थे, उनका बिजनेस बढ़ रहा था, वो ज्यादा से ज्यादा डेटा जान रहे थे, आपके बारे में ज्यादा से ज्यादा जान रहे थे, प्रोडक्ट फीडबैक उनको मिल रहा था, उसके अनुसार फीडबैक प्रोडक्ट बना रहे थे, मजा दोनों को आ रहा था। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो बड़ी बड़ी जो जायंट कंपनी थी जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही थी कि आप ऐप बनाइए, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे ऐप स्टोर पे कीजिए, ऐप स्टोर से कंज्यूमर अपलोड करेगा। ओके, ऐसे ही एप्पल स्टोर बना, एप्पल ने बनाया, फिर गूगल ने अपना गूगल स्टोर बनाया। फिर देखा गया कि धीरे धीरे जो इनका टैक्स लेने का शेयरिंग था, कि जैसे वो जोमेटो का ऐप है, आप कंज्यूमर आप डाउनलोड कर रहे हैं, 100 रुपए आपने दिया, सोचिए 100 रुपए में 30 रुपए गूगल काट लिया सिर्फ ऐप डाउनलोड करने के लिए। जो 100 रुपए 70 रुपए उसके पास गया। पहले तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे जो ऐप कंपनीज थे, जो बिजनेसेस थे, उनको लगा कि ये जो है वो ज्यादा पैसे कट कर रहे हैं, वो रीजनेबल नहीं है। इसको लेके एक बहस छुड़ी हुई, बहस कंपनी ये सब
कोर्ट में भी गया है, इंडिया के कोर्ट में भी गया है, इंडिया के कोर्ट ने सपोर्ट किया है, बोला है कि अब वो प्लेटफॉर्म पे अपना ऐप रख रहे हैं तो उनको भी मेंटेनेंस का खर्चा चाहिए तो कट करेंगे। इसको हम लोग ऐप टैक्स बोलने लगे, ऐप टैक्स। तो ऐप टैक्स पूछे तो क्या होगा कि जो गूगल या ऐप गूगल स्टोर पे अगर आप कुछ डाउनलोड करते हैं, अगर वहां पैसा मांगता है, अगर आप पैसा देते हैं उसमें से कुछ कट शेयर होता है, गूगल अपने पास रख लेता है, तो उसको ऐप टैक्स कहते हैं, ऐप टैक्स। ओके, तो ये थोड़ा सा क्लियरिटी होना चाहिए, प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है कि ऐप टैक्स क्या है। ओके, अब यहाँ पे है कि अब बिजनेसेस को लग रहा है कि ये तो ज्यादा ले रहे हैं क्योंकि 15 to 30% इनका टैक्स रेट है, और यहाँ पे हो रहा है कि अब डिमांड आ रहा है कि कोई कॉमन गवर्नमेंट ऐसा ऐप स्टोर बना दे जहाँ पे हम रखें और कम टैक्सेशन ले, कम पैसे कट करें, जैसे कि इंडिया ऐप स्टोर बन जाए, किसी प्राइवेट का ना हो, ये बनाए और हम लोग वहां से करें। तो चीजें यही चल रही है। तो यहाँ पे देखिएगा कि कुछ भी कंडीशन हो, कंज्यूमर को सबसे ज्यादा घाटा है। ऑलरेडी आपका जो डेटाज है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, सिक्योरिटी थ्रेट है, और कहीं ना कहीं आपके पैसे भी जा रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द दिस न्यूज एनालिसिस। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो टॉपिक हमने अभी तक पढ़े। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर फॉलोइंग कंट्रीज एंड देयर कैपेसिटी कैपिटल सिटी, लेबनान, बेरूट, सीरिया, कैरो, जॉर्डन, दमास्कस, इजिप्ट, अमान। हाउ मेनी ऑफ द एबव इज आर करेक्टली मैच्ड? ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, ऑल द फोर। तो यहाँ पे देखते हैं लेबनान का जो कैपिटल सिटी है बेरूट है, ये सही है। सीरिया का जो है दमास्कस है, कल ही अटैक हुआ था ईरान के कंसुलेट पे। जॉर्डन का अमान है, एंड इजिप्ट का कैरो है। तो ये तीनों गलत होगा, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो आंसर जो होगा ओनली वन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ बगदाद इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ। कैपिटल ऑफ यहाँ पे इराक होगा, दिस इज नॉट द बगदाद, दिस इज द इराक। इराक का कैपिटल बगदाद है। ओके, located on bank of which of the river? Nile river, Tigris river, यूफ्रेट रिवर एंड जॉर्डन रिवर। तो जॉर्डन हो नहीं सकता, नाइल हो नहीं सकता, यूफ्रेट होगा नहीं, तो टिग्रिस ही होगा। यूफ्रेट एंड टिग्रिस में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन टिग्रिस रिवर पे है। अभी ये न्यूज में भी था, इसीलिए यू शुड बी क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए की ऑब्जेक्टिव ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स? जीएसटी का मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। पहला, एलिमिनेटिंग द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ द टैक्सेस, तो यहाँ नॉट है। अगर सही होता तो ये सही हो जाता, लोग अगर नॉट नहीं पढ़ते तो ये लगा के आगे बढ़ जाते हैं। ओके, प्रमोटिंग ए कॉमन नेशनल मार्केट, सिंप्लीफाई द इनडायरेक्ट टैक्सेस, ए बी एंड डी है, और ये सी वाला नहीं है। ये इंक्रीज कंप्लायंस नहीं है, डिक्रीज कंप्लायंस है। कंप्लायंस का मतलब नंबर ऑफ द फॉर्म आपको भरने पड़ेंगे, नंबर ऑफ द आपको विजिट करना पड़ेगा ऑफिस। कंप्लायंस का मतलब है कि आपके ऊपर डिफरेंट तरीके का, एक तरीके से डिफरेंट प्रोविजन ला दिया जाए कि आपको ये ऐसे करना है, वो ऐसे करना है, ये फॉर्म भरना है, वो फॉर्म भरना है। इसको कहते हैं कंप्लायंस। तो जीएसटी चाहता था कंप्लायंस कम किया जाए, कंप्लायंस बढ़ाया नहीं जाए। जीएसटी इज द बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज द डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स। तो यहाँ पे जो बेस्ट डिस्क्रिप्शन है वो है इनडायरेक्ट टैक्स ही है, डायरेक्ट है नहीं। जब आप प्रोडक्ट जाते हैं कंज्यूमर को देना पड़ता है, डायरेक्ट नहीं होता, ऑलरेडी उसमें ऐड होता है। ओके, अंडर द जीएसटी रेजिम विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स हैज बीन सबज्यूम्ड इनटू द जीएसटी? तो हमने देखा था इनकम टैक्स तो अभी भी दिया जा रहा है, तो सबज्यूम नहीं हुआ है। कस्टम ड्यूटीज अभी भी है, प्रॉपर्टी टैक्स अभी भी है, तो वैल्यू एडेड टैक्स यही था जो सबज्यूम किया गया था। Which type of the GST is levied on the intra-state supply of the goods and services? तो यहाँ पे इंट्रा-स्टेट का मतलब है कि एक ही स्टेट के अंदर, बॉर्डर क्रॉस नहीं कर रहा है। अगर बॉर्डर क्रॉस कर देता तो हम IGST लगाते हैं, बॉर्डर नहीं है तो CGST, SGST लगाएंगे, तो ओनली 2 हो जाएगा। B इज द करेक्ट आंसर। कंसीडर फॉलोइंग कंट्रीज, यूके, जर्मनी, जापान, रसिया। How many of the above countries is a permanent member of the United Nations Security Council? Okay, तो हम देखेंगे यूके है। ओके, जर्मनी है कि नहीं? जर्मनी अभी कंटेंडर है तो नहीं है, यूके है, जर्मनी नहीं है, जापान नहीं है। ये G4 अभी बनाए हुए हैं, G4 जिसमें इंडिया भी है, ब्राजील भी है और रसिया है। G4 इंडिया एंड ब्राजील है। ये सबसे ज्यादा ऊपर है कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल बढ़ाया जाएगा तो इन 4 कंट्रीज को बढ़ाया जाएगा, एंड दे विल बी गिवन द परमानेंट मेंबरशिप। तो ओनली 2, बी विल बी द करेक्ट आंसर।
To pass a substantial resolution in the UN Security Council, how many affirmative votes are required? तो ये देखेंगे कि ये 9 आउट ऑफ 15 वोट चाहिए। ये आर्टिकल 27 के अंडर में है, 23 या 27 है, 27 ही है शायद। आइडेंटिफाई द की डिफरेंस बिटवीन द सेस एंड सरचार्ज। ये सेस इज कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट वाइल द सरचार्ज इज कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। गलत हो गया, सरचार्ज भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो सकता है। सेस इज परमानेंट वाइल द सरचार्ज इज टेम्पोररी, दोनों टेम्पोररी होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। सेस हैज ए स्पेसिफिक पर्पज एंड ए सरचार्ज एडेड टू द जनरल रेवेन्यू। तो सेस ही हो गया, सेस को ही स्पेसिफिक पर्पज है, सरचार्ज को जनरल रूप से लेते हैं। सेस इज एप्लीकेबल टू द टैक्स पेयर्स व्हाइल द सरचार्ज इज एप्लीकेबल ओनली टू हाई इनकम। ऐसा नहीं है, सेस और सरचार्ज दोनों भी कॉमन पर्सन से भी लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, सेस एंड सरचार्ज आर कलेक्टेड इनटू विच फंड। तो यहाँ पे जो भी सेस एंड सरचार्ज या किसी भी रिवेन्यू से आता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द टुडेज न्यूज। वी हैव कंप्लीटेड ऑल द रेलिवेंट टॉपिक। यहाँ पे हम अपना जो सेशन है उसको समाप्त करेंगे। आप सभी को धन्यवाद इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।